नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडोजीएस क्लासेस में। हम आज भारत के प्रमुख किसान विद्रोहों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम आधुनिक भारत की एक सीरीज़ कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम एक टॉपिक लेते हैं, उस टॉपिक को एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह एवं नील विद्रोह और वहीं फड़के विद्रोह, मोपला विद्रोह, एका विद्रोह जैसे विभिन्न किसान विद्रोहों को जानेंगे। यह टॉपिक आपके यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंक जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं इंडोजीएस क्लासेस। सबसे पहले हम इन आंदोलनों के कारणों को जान लेते हैं कि ये आंदोलन किस कारण से किसानों ने किए। देखिए, पहला कारण ये था कि ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ। सबसे प्रमुख कारण यही था कि लगान की राशि बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। वहीं किसानों की नीतियों ने भारत की कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया था। यहाँ के शिल्पकार बेरोजगार हो चुके थे। साथ ही परंपरागत जो खेती थी, खेती की प्रणाली थी, वो नष्ट हो गई थी। परंपरागत खेती की प्रणाली क्या थी कि ये कोई खेत है जिसमें इसके अंतर्गत किसान अपना गेहूँ भी कर लेता है, चावल भी कर लेता है, साथ ही कपड़ों के लिए कपास भी कर लेता है, पशुपालन भी करता है और अन्य खाने पीने की सब्जियाँ भी कर लेता है। लेकिन इन्होंने, अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इन किसानों को सिर्फ कपास एवं नील जैसी खेती करने पर ही मजबूर कर दिया। इस प्रकार से जो भारत की परंपरागत खेती की प्रणाली थी, जो एक गांव अपने आप में आत्मनिर्भर हुआ करते थे, वो नष्ट होने लगे थे। दूसरी बात ये कि अवैध कर प्रणाली, और 20वीं सदी एवं 19वीं सदी के बाद भारत में किसान संगठनों का उदय होने लगा था। लोग जागरूक होने लगे थे। इसी क्रम में किसान विद्रोह भी बढ़े। प्रेस व समाचार पत्रों का विकास हुआ। इस कारण से किसान विद्रोह को बढ़त मिलती है। आगे देखते हैं प्रमुख किसान विद्रोहों के बारे में। देखिए, पहला हमने यहाँ लिखा है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जो है बंगाल में होता है। टाइम क्या है? 1773 से लेकर सन 1800 ईस्वी के बीच। इस विद्रोह का कारण क्या था कि दरअसल देखो, अंग्रेज़ों ने जो तीर्थ यात्रा थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही बंगाल में 1770 में भीषण अकाल पड़ता है और उस अकाल में काफ़ी लोग मारे जाते हैं। इसी क्रम में लोगों के बीच में विद्रोह की भावना तीव्र हुई और इस विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता हैं वो मंजर शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, ये प्रमुख नेतृत्वकर्ता हैं। देखिए, ये जो नेतृत्वकर्ता हैं, इनके नाम और किस एरिया में ये जो विद्रोह हुआ है उनके नाम बहुत इम्पोर्टेंट हैं इस टॉपिक में। इनको आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। साथ ही कुछ इस तरह की विशेषताएं, जैसे कि इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है आनंद मठ। आनंद मठ में ये सन्यासी विद्रोह का सजीव वर्णन किया गया है। इस प्रकार की विशेषताएं आप इस टॉपिक में ध्यान रखें, जिससे कि आपको ये टॉपिक लंबे समय तक याद रखे और आप कॉपी पेन लेकर बैठें। कुछ पॉइंट्स हैं, उनको नोट्स करते रहें। पॉइंट्स को नोट करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। जब भी लगेगा कि टॉपिक भूलने वाले हैं तो आप उस पॉइंट्स को देख सकते हैं। दोबारा से वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही एक और बात, इस टॉपिक के अंत में मैंने कुछ प्रश्नों का सेट बनाया है। इन सेट में आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें आपको उत्तर देने हैं। आपको यह सुनिश्चित करता हूं मैं कि आप उन प्रश्नों के इस क्लास के बाद सही जवाब दे पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला विद्रोह कौन सा है। देखिए, पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह सन 1817 ईस्वी में उड़ीसा में होता है। उड़ीसा में क्यों हुआ था ये? तो देखिए, उड़ीसा के जो शासक थे, खुर्दा रियासत थी वहाँ पर एक, वहाँ के शासक भगवान जगन्नाथ जो मंदिर है उसके संरक्षक थे। परंपरागत रूप से वहाँ की संरक्षक थे ये लोग, और इन लोगों के प्रति श्रद्धा भी थी। मतलब जो राजा थे वहाँ के, उनके प्रति लोगों में श्रद्धा भी थी, क्योंकि ये भगवान जगन्नाथ मंदिर के संरक्षक हैं। लेकिन उड़ीसा में जो अंग्रेज़ सरकार थी या अंग्रेज़ जो लोग थे, उन्होंने इन शासकों का मजाक उड़ाया। इसी क्रम में अंग्रेज़ों ने जो वहाँ के अल्पवयस्क शासक, मतलब नाबालिग थे, वो गजपति शासक मुकुंद देव द्वितीय का अपमान किया। मुकुंद देव द्वितीय जो थे, जय गुरु के संरक्षण में थे। जय गुरु ने इस चीज़ का विरोध किया तो अंग्रेज़ों ने जय गुरु के शरीर के कई सारे टुकड़े कर दिए। इसी क्रम में लोगों की भावनाएं विद्रोह में तब्दील हो जाती हैं और बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में पाइक विद्रोह किया जाता है। अब जान लेते हैं कि पाइक कौन हैं। तो देखिए, पाइक जो थे, उड़ीसा में जो
राजा थे उनके पारंपरिक भूमिगत सैनिक थे, मतलब अंडरग्राउंड रहते थे ये। साथ ही ये खेती दिन में मतलब खेती का कार्य करते थे बाकी समय, और ज़रूरत पड़ने पर ये सैनिक का कार्य भी करते थे। तो ये पाइक थे। अब पाइकों को राजाओं ने, जो राजा थे वहाँ के खुर्दा रियासत साइड के, उन्होंने इनको लगान मुक्त भूमि दे रखी थी। इस लगान मुक्त भूमि पर अंग्रेज़ों ने टैक्स लगा दिया। इसी क्रम में पाइक ने यह विद्रोह किया था। 2017 में पाइक विद्रोह के 200 साल पूरे हो जाते हैं, और ये इस वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात जो वहाँ की उड़ीसा की सरकार थी, उड़ीसा की सरकार है, 2017 में की बात है ये, उसमें उन्होंने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। यह बात याद रखना। अगला विद्रोह जो है पागलपंथी विद्रोह। देखिए, पागलपंथी विद्रोह जो है 1825 के टाइम पर किया जाता है। इसके प्रमुख जो नेतृत्वकर्ता थे टीपू करमशाह के पुत्र थे। ठीक है, टीपू ने किसानों को संगठित करके शेरपुर पर अधिकार कर लिया था और वहाँ पर अपना शासन चलाने लगे थे। पागलपंथी मतलब ये जो टीपू थे ये बाउल संप्रदाय से संबंधित थे, और बाउल संप्रदाय के जो लोग थे, अनुयायी थे, वो एक दूसरे को पागल कहते थे। क्या कहते थे? एक दूसरे को पागल। ठीक है, इसी से इसका नाम पागलपंथी विद्रोह पड़ा है। अगला विद्रोह देखते हैं, नील विद्रोह। ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार इससे प्रश्न भी आते हैं। यह विद्रोह बंगाल में होता है, और इसका जो कारण था, किसानों से जबरन नील की खेती कराई जा रही थी। ज़बरदस्ती उनको नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जा रहा था। इसी क्रम में दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक जो दो प्रमुख नेता थे, इनके क्रम में, इनके मतलब नेतृत्व में नील विद्रोह होता है। ठीक है, जिसको नील आंदोलन, नील विद्रोह भी कई बार एग्जाम में इस तरह से भी प्रश्न आता है। इस विद्रोह के समर्थन में जो समाचार पत्र था वो था हिंदू पैट्रियाट। कौन सा था? हिंदू पैट्रियाट। प्रश्न ये पूछा जाता है कि नील विद्रोह का समर्थन किस समाचार पत्र ने किया था? तो वो था हिंदू पैट्रियाट। दूसरा, किसानों का मतलब जो नील आंदोलन हुआ था किसानों का, उसका वर्णन नील दर्पण नामक पुस्तक में किया गया है। नील दर्पण पुस्तक किसकी है? दीनबंधु की। दीनबंधु मित्र की पुस्तक है नील दर्पण। उसमें किसानों के इस आंदोलन की विवेचना की गई है, चर्चा की गई है। इस आंदोलन के पश्चात सीटोनकार, मतलब ये आंदोलन काफ़ी तीव्र था। इसी क्रम में सीटोनकार नामक जो व्यक्ति थे, अंग्रेज अधिकारी थे, इनकी अध्यक्षता में एक नील आयोग का गठन किया जाता है। इस आयोग ने किसानों की मांगों को उचित बताया, साथ ही किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया। अगला विद्रोह है पाबना विद्रोह। यह विद्रोह होता है 1875 ईस्वी में बंगाल क्षेत्र में। इस विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता ईशान चंद्र राय, शंभूपाल, खुदी मल्ला, ये प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। पाबना विद्रोह का कारण क्या था? तो दरअसल देखिए, 1859 में एक सरकारी नियम आता है जिसके तहत यह कहा गया कि किसी भी किसान को, अगर कोई किसान है अपने खेत पर खेती कर रहा है किसी एक भूमि पर, देखिए इस भूमि पर खेती कर रहा है, तो इसको 12 वर्ष से पहले यहाँ से बेदखल नहीं किया जाएगा। लेकिन जमींदार क्या करते थे? 12 वर्ष से पहले ही किसानों को भूमि से बेदखल कर देते थे, क्योंकि किसान इसमें मेहनत कर कर उस भूमि को उपजाऊ बनाता था, और जब तक उपजाऊ बनती थी तब तक किसान उनको बेदखल कर दिया करते थे। इस वजह से किसानों ने विद्रोह किया। किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया, और यह विद्रोह जो होता है जमींदारों के खिलाफ होता है। देखिए, यहाँ ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध नहीं हो रहा है, यहाँ जो विद्रोह हो रहा है वो जमींदारों के खिलाफ हो रहा है। यह बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि पाबना विद्रोह जमींदारों के खिलाफ था, ना कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मतलब ब्रिटिश सरकार के प्रति इस आंदोलन में किसानों का भक्ति भाव बना रहा था, और किसानों ने क्या कहा था? हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। यह किसानों का एक सीमित दृष्टिकोण दिखता है पाबना विद्रोह के अंतर्गत, कि वो स्थानीय जो शोषण करता है उसकी पहचान तो कर रहे हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ा राक्षस है अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार, उसकी पहचान वो नहीं कर पा रहे। अगला विद्रोह कौन सा है? देखिए, दक्कन विद्रोह। इसको दक्कन दंगे भी कहा जाता है। ये 1875 में होते हैं। दक्कन क्षेत्र पड़ता है महाराष्ट्र के एरिया में। इसका प्रमुख कारण ये था कि अमेरिका में जब गृह युद्ध हो रहा था तो इंग्लैंड को
कपास आता था अमेरिका से इंग्लैंड को कपास आता था। जब गृह युद्ध स्टार्ट हुआ अमेरिका में, तो इंग्लैंड को आने वाला कपास बंद हो गया। अब कपास की पूर्ति के लिए भारत में कपास का उत्पादन बढ़ाया गया, साथ ही भारत में कपास की डिमांड बढ़ गई। इसी क्रम में किसानों से मतलब जो कपास के राजस्व को बढ़ा दिया, मतलब भू राजस्व की राशि को भी बढ़ा दिया गया, जिससे कि किसान कपास की खेती को ज़्यादा महत्व दें। लेकिन गृह युद्ध जब समाप्त हो जाता है तो कपास की मांग कम होने लगती है। अब जब मांग कम हो जाती है तो किसान तो अब कपास उगाने लगे थे इंडिया के जो दक्कन एरिया है उसमें, लेकिन जो भू राजस्व की राशि बढ़ाई गई थी, भू राजस्व की बढ़ाई गई राशि, इसको कम नहीं किया था उन्होंने। इसी क्रम में उन्होंने जमींदारों एवं साहूकारों का सामाजिक बहिष्कार किया। लेकिन सामाजिक बहिष्कार का यह आंदोलन धीरे धीरे कृषि दंगों में परिवर्तित हो गया। इसी क्रम में किसानों द्वारा व्यापारिक केंद्रों पर, जो जमींदारों के या फिर अंग्रेज़ों के जो व्यापारिक केंद्र थे, उन पर हमला किया गया, दस्तावेजों को लूटकर जला दिया गया और विद्रोह का बहुत कठोरतापूर्वक अंग्रेज़ों ने दमन किया था। इस विद्रोह के पश्चात 1879 ईस्वी में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया जाता है। अगला आंदोलन जो है वो है चंपारण सत्याग्रह। देखिए, यह 1917 में होता है। किसके कारण होता है? ये तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध में। तिनकठिया प्रथा के विरोध में। तिनकठिया प्रथा का मतलब ये है कि भूमि का जो सर्वाधिक उपजाऊ एरिया होता था किसानों के पास, मतलब कोई खेत है, उसका जो सर्वाधिक उपजाऊ एरिया है, उसके 3 कट्ठे क्षेत्र पर नील की खेती करने के लिए उन्हें बाध्य किया जाता था। इसी कारण राजकुमार शुक्ल नामक एक व्यक्ति हैं, उनके आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण पहुंचे थे। और ये इन्होंने आमंत्रण कहाँ दिया था? लखनऊ अधिवेशन में। कहाँ पर? लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन हुआ था, वहाँ उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए कहा। महात्मा गांधी का भारत में यह पहला सत्याग्रह था। इसी सत्याग्रह के अंतर्गत रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने महात्मा को, मतलब गांधी जी को, महात्मा की उपाधि दी, मतलब महात्मा कहा था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अगला जो सत्याग्रह है वो है खेड़ा सत्याग्रह। देखिए, ये सब किसान आंदोलन ही कर रहे हैं हम। यह गुजरात के खेड़ा एरिया में होता है, गुजरात के खेड़ा क्षेत्र में। इसका कारण ये था कि फसल नष्ट हो गई और उस कारण से अकाल भी पड़े और भू राजस्व नीतियाँ भी बहुत ज़्यादा थीं। किसानों से फिर भी भू राजस्व मांगा जा रहा था। एक तो अकाल के मारे सारे किसान परेशान थे, लोगों के घरों में मौत हुई। दूसरी बात ये कि फिर भी किसानों से भू राजस्व की मांग की जा रही थी। लेकिन नियम ये था कि 25% से अगर कम उपज होती है तो उसमें लगान में पूर्णतः छूट प्रदान कर दी जाएगी, लेकिन सरकार इसका उल्लंघन कर रही थी। इसी क्रम में मोहनलाल पांडे एवं शंकर लाल, ये 2 व्यक्ति होते हैं, इनके नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह प्रारंभ होता है, मतलब ये आंदोलन प्रारंभ होता है। इस आंदोलन से विट्ठल भाई पटेल और गांधी जी भी जुड़े हुए थे। खेड़ा सत्याग्रह के अंतर्गत जब जांच कमेटी बनी तो उसमें किसानों की जो मांगें थी उनको जायज़ ठहराया गया था। खेड़ा सत्याग्रह जो है उसको गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा जाता है। अगला जो आंदोलन है वो है मोपला कृषक विद्रोह 1921 में। यह मोपला जो जगह है, मतलब मोपला कृषक विद्रोह जो हुआ था वो केरल में हुआ था। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। देखिए, मोपला को समझ लेते हैं। मोपला जो थे वहाँ के कृषक थे जो मुस्लिम थे, ठीक है। वहीं जैनमी जमींदार वर्ग था जो वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी में थे। जमींदारों द्वारा इन किसानों का शोषण किया जा रहा था। इसी शोषण के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया। लगान की बहुत ऊंची दरें थी एवं इनको नजराना मांगते थे ये लोग, मतलब जो जमींदार वर्ग था किसानों से नजराना मांगते थे एवं अन्य जो शोषणकारी गतिविधियां होती हैं जमींदारों की, वो सब किया करते थे। इसी क्रम में यह विद्रोह शुरू हुआ और लेकिन यह विद्रोह जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यह विद्रोह जो है हिंदू मुस्लिम संघर्ष में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा है संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन। संयुक्त प्रांत से आशय है यूपी का एरिया, यूपी अवध, ये वाला एरिया, इसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था। इसमें तालुकेदार या जमींदार जो वर्ग था उन्होंने काफ़ी सारा शोषण किया किसानों का। इसी क्रम में 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया जाता है।
उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब होता है? 1918 ईस्वी में। इस संगठन की 1919 ईस्वी तक पूरे प्रांत में 450 से अधिक शाखाएं बन जाती हैं और 1919 के बाद किसानों की मांगों में तीव्रता आती है। झिंगुरी सिंह तथा दुर्गपाल के नेतृत्व में प्रतापगढ़ जिले में, मतलब इसी आंदोलन के तहत, नाई धोबी बंद कार्यक्रम चलाया गया था। किसके नेतृत्व में? झिंगुरी सिंह एवं दुर्गपाल के नेतृत्व में। जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ जिला। इस आंदोलन में बाबा रामचंद्र का विशेष योगदान रहा है। अगला जो आंदोलन है वो है एका आंदोलन। इसका टाइम है 1921 से 22 ईस्वी। एरिया है हरदोई, बहराइच, सीतापुर, ये वाले क्षेत्र हैं। हरदोई, बहराइच, सीतापुर वाले क्षेत्र में एका आंदोलन होता है। इसका कारण यह था लगान वृद्धि एवं जमींदारों का शोषण। लगभग सारे जो किसानों के आंदोलन हुए उनमें यही मुख्य कारण रहे हैं। मदारी पासी एवं सहदेव, ये जो 2 व्यक्ति थे, ये कृषक नेता थे। इन्हीं के नेतृत्व में ये आंदोलन होता है। इस आंदोलन के अंतर्गत एक शपथ दिलाई जाती थी भूमि ना छोड़ने एवं बेगार ना करने की। मतलब बेगार से आशय है बिना पैसा दिए ज़बरदस्ती कार्य कराना। तो भूमि ना छोड़ने एवं बेगार ना करने की शपथ दिलाई जाती थी किसानों को। अगला आंदोलन है बारदोली सत्याग्रह। 1928 में यह होता है और इसका जो एरिया है वो है गुजरात। दरअसल गुजरात में भू राजस्व की राशि में वहाँ पर 22% की वृद्धि कर दी गई थी। सरदार पटेल के नेतृत्व में किसानों ने बढ़ी हुई जो दरें थीं, किसानों की जो भू राजस्व की दरें बढ़ा दी गई थीं, उन्हें देने से इनकार कर दिया। बाद में गांधी भी इस आंदोलन से जुड़ गए थे। बारदोली की जो महिलाएं थीं उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। सरदार की उपाधि। कई बार प्रश्न में ये पूछ लिया जाता है किस आंदोलन के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, तो वो था बारदोली सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने जो इस आंदोलन में काली पराज जनजाति थी उसको रानी पराज नाम दिया। कौन सा नाम दिया? रानी पराज। ये दोनों बातें इस आंदोलन से संबंधित हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम में इनसे कई बार प्रश्न बने भी हैं। इस आंदोलन के पश्चात ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल समिति का गठन किया जाता है, जिसके अंतर्गत भू राजस्व की दर को 6.03% कर दिया जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। देखिए 1936 ईस्वी में किसान विद्रोह जो कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उसी क्रम में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया जाता है, जिसकी पहली बैठक लखनऊ में की जाती है। इसका गठन कौन करते हैं? सहजानंद सरस्वती। इसकी अध्यक्षता भी कौन करते हैं? सहजानंद सरस्वती। और इसके महासचिव जो थे वो थे एन.जी. रंगा। सहजानंद सरस्वती बिहार किसान सभा की भी मतलब स्थापना करते हैं। अगला है तेभागा कृषक आंदोलन। यह बंगाल में होता है और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे कंपाराम एवं भवन सिंह। कौन थे? कंपाराम एवं भवन सिंह। विद्रोह का कारण था बटाईदारी व्यवस्था। इसके अंतर्गत किसानों का शोषण किया जा रहा था। इसमें बटाईदारों ने जो घोषणा की वो यह की कि अब भूस्वामियों को उपज का 1/3 हिस्सा देंगे। इसी कारण से इस आंदोलन को तेभागा आंदोलन कहा जाता है। भूस्वामियों ने क्या कहा कि अब जो जमींदार वर्ग होगा उनको हम अपनी उपज का केवल 1/3 हिस्सा देंगे। अगला है तेलंगाना कृषक आंदोलन, जिसका टाइम पीरियड है 1946 से लेकर 1951 ईस्वी। देखिए तेलंगाना में जो था सामंत लोग जो थे, जमींदार वर्ग जो था, उनके दमन एवं उनके द्वारा जो जबरन वसूली की जा रही थी उससे पीड़ित होकर किसानों ने इस आंदोलन को किया, इस विद्रोह को किया। किसान विद्रोह के क्रम में पुलिस जो होती है कुमार रैया नामक एक व्यक्ति की हत्या कर देती है। कुमार रैया की हत्या के पश्चात विद्रोह बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाता है और किसानों ने छापा मार संघर्ष प्रारंभ किया। गुरिल्ला युद्ध इसमें सबसे लंबे समय तक चला था। मतलब छापामार संघर्ष भारत में अगर चला था सबसे अधिक समय तक, तो वो तेलंगाना कृषक आंदोलन के टाइम पर चला था। इस आंदोलन में लाठी, पत्थर, मिर्च पाउडर का प्रयोग किया गया था। किसानों को कम्युनिस्टों का साथ भी मिला था। मतलब तेलंगाना आंदोलन में
किसान जो थे, संघर्षशील जो विद्रोही किसान थे, उनको कम्युनिस्ट पार्टी का भी साथ मिला था। आगे बात करते हैं। देखिए, अब हम MCQs देख लेते हैं कुछ इस टॉपिक से संबंधित। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? लखनऊ में। अगला है 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये है सहजानंद सरस्वती। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किस प्रथा का विरोध किया था? तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताया था कि तिनकठिया प्रथा के विरोध में गांधी जी ने यह आंदोलन सत्याग्रह किया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया? कलकत्ता, सूरत, लखनऊ, गया। तो ये था लखनऊ अधिवेशन में। निम्न में से किस पुस्तक में सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है? पहला है भारत एक खोज, आनंद मठ, अष्टाध्यायी और राजतरंगिणी। मैंने आपको बताया था आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। इसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। इस प्रकार आपने भारत के जो प्रमुख किसान विद्रोह थे उनको समझ लिया है, और मैं आशा करता हूँ आपने उनको नोट डाउन भी किया होगा। भूलने की स्थिति में आप उनको रिवीजन भी करेंगे। मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।